Hello everyone and welcome back to our channel English माध्यम Practice leads to perfection। इंग्लिश माध्यम पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी तक कर रहे हैं। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का पर्पस ये है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एसएससी सीजीएल का मेजर पोर्शन आता है, जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, जो कि हमें मेरिट लिस्ट में हमारा नाम श्योर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ क्वेरीज बच्चों की हैं कि हम क्लॉज टेस्ट को कैसे इम्प्रूव करें या फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट जो है टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ फ्री कंटेंट। डेली एडिटोरियल के बेस पर आपको क्वेश्चंस, पैराजम्बल है, क्लॉज टेस्ट है, इनफैक्ट वोकेबुलरी आपकी इम्प्रूव करने के भी सोर्सेज उसमें आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ लॉग ऑन टू गो टू टेलीग्राम और हमारे इंग्लिश माध्यम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो आपको बहुत सारा कंटेंट, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आपका काम आपके अच्छा होता जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने ग्रामर सारी पढ़ ली लेकिन आपको ग्रामर के रूल्स को यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। बिकॉज देखो, अगर आप प्री क्वालिफाई करके प्री आपने निकाला है, फिर आप मेंस में पहुंचे हैं, तो आपने ग्रामर पढ़ी है। अब आपको ज़रूरत क्या है? आपने पढ़ तो रखा है सारा, है ना, पढ़ा हुआ है सारा, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस करी कि हम सिर्फ एक क्लॉज टेस्ट लेके बैठ गए या पैराजम्बल लेके, वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। इसके अलावा आपको पूरा जो पेपर होता है 45-50 मार्क्स का जो भी पेपर होएगा, 100 मार्क्स का पेपर होएगा, 100 क्वेश्चंस का पेपर होएगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री मॉक टेस्ट, बहुत बड़ी बात है, फ्री मॉक टेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है। फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट नंबर 24 है, जिसका पैसेज 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पैसेज सेकंड हमने पूछा था एडिटोरियल बेस्ड, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है फ्री मॉक टेस्ट नंबर 24, एडिटोरियल बेस्ड मॉक टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं। ओके, इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो आपको अगर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप चैनल पे जाइए, टेस्ट नंबर 24 अटेम्प्ट कीजिए। इससे पहले के टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसके पहले के टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिए। आपका लॉस नहीं होगा, आपको कुछ गेन ही होगा। ओके, गेन ही होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। बेस्ट चीज़ है, बेस्ट है अपनी प्रैक्टिस के लिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, कोई भी आपको फ्री कंटेंट, फ्री मॉक टेस्ट नहीं देता है। मॉक टेस्ट के बहुत चार्जेस होते हैं। ओके, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये था। अब चलते हैं सेशन की तरफ विथ थॉट ऑफ द डे। डू वॉट यू फील इन योर हार्ट टू बी राइट। वो करो जो आपको दिल से लगता है कि एकदम सही है। फॉर यू विल बी क्रिटिसाइज्ड एनी वे। दुनिया तो आपको वैसे भी गलत बोलने ही वाली है। आपको किसी भी, आप कुछ भी कर लो वो गलत बोलेंगे। देखो, एक बात होती है ना कि लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो आप जितना मर्जी उनको प्लीज कर लो वो खुश नहीं होंगे। तो आपने दूसरे की सुन के क्यों करना? आपको सही लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस है। जो भी हमारे अभी तक की मॉरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर वो बात खरी उतर रही है। ठीक है, तो आप करो, आप करो। और अगर कोई आपको बोल रहा है नहीं तू नहीं कर पाएगा, तू ऐसे ऐसे सीजीएल, तेरे तो इतने 44% मार्क्स है तेरे 12th में, तू कैसे करेगा, है ना, तो ये अगर कोई बात बोल रहा है ना, ऐसे लोगों से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, कट ऑफ हो जाओ, घोस्ट बन जाओ और उनको ऐसे ऐसे सीजीएल क्लियर करके बताओ। ठीक है, घोस्ट बनो, उनको क्लियर करके दिखाओ, उनको गलत साबित करो, प्रूव देम रॉन्ग। आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप उसको करो, उस काम को करो। क्योंकि दुनिया तो आपको, आप अगर वो ना काम नहीं भी करोगे ना तो भी आपको गलत बोलेगी। ठीक है, तो भी वो बोलेंगे कि तू तो यार बोल रहा था तू कर लेगा, नहीं ना हुआ देर से, वो तब भी गलत बोलेंगे। तो बेटर है कि आप कर लो। ठीक है, देखा जाएगा, रिजल्ट विल शो। ओके, तो आज के
सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरसी और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किसके लिए? एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, हमने अभी तक के जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस करी है कि हमने पहले पैसेज से स्टार्ट नहीं करना। पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत बड़े पैसेज होता है, हमें सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे मेजर चीज़ है कि हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए। हमें वहाँ पे बैठ के कुछ आर्टिकल पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर हमने वहाँ पे बैठ के कुछ अपना एंटरटेनमेंट नहीं करना है, या फिर वहाँ पे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हमने अपना जीके इम्प्रूव नहीं करना है। ठीक है, हमारा मेन मकसद है, हमें मार्क्स चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। ग्रामर सब बच्चों ने किए, बच्चे मात खाएंगे कि टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, आरसी छोड़ दो, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आरसी करो, जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं हो पाएगा वो छोड़ो, लेकिन आरसी ज़रूर करो, क्योंकि उसमें मुफ्त के मार्क्स है। उसमें आपको ग्रामर सही है गलत है उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको बस क्वेश्चन का, आपको पैसेज का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, पैसेज का अगर आपने मीनिंग समझ लिया, क्वेश्चंस आपने सही इंटरप्रेट करे, सही पढ़े, पहले तो सबसे बड़ी बात है सही पढ़ना, रीड, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन सही करना। ओके, ये दो चीज़ें आपने सही करे तो आपको आंसर जो है वो सारा इस पैसेज में ही मिल जाएगा। इसी पैसेज के अंदर आंसर है, कोई बाहर से नहीं पूछने वाला, सब कुछ इसी के अंदर है। बाहर से सिर्फ क्या चीज़ होगी, जो आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है उसके मीनिंग होते हैं ना, उसमें कई बार होता है कि मीनिंग्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो हमने शायद नहीं पढ़े, तो वो कैब आपकी नहीं अच्छी। वो कैब इम्प्रूव करने का भी सोर्स सोल्यूशन है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वो कैब भी की आपकी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ with moving on to questions। सबसे पहला क्वेश्चन है, what are the consequences? consequences क्या होते हैं? क्या होता है consequences? परिणाम। ओके, ऑफ बैनिंग इंडिया टीम बाय IOC, कि अगर इंडिया टीम को IOC कोई काउंसिल होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, शायद इसमें दिया होगा पैसेज में। ठीक है, IOC ने इंडिया टीम को बैन कर दिया तो उसके परिणाम क्या होंगे? इफ़ द इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड बाय दिसंबर, कि अगर दिसंबर तक इलेक्शंस नहीं हुए तो IOC इंडिया टीम को बैन कर देगा, और उसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमें हमारा पहला कीवर्ड मिल गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैनिंग इंडिया टीम बाय IOC। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्सिक्वेंसेज फाइंड आउट करने हैं कि अगर इंडिया टीम को IOC ने बैन कर दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हमारा पहला कीवर्ड मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाई द ऑफिशियल्स आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया। रिलक्टेंट मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है, झिझक। तो वो बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो पदधारी हैं, वो क्यों झिझक रहे हैं टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया। एक कोई नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड होगा, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया होगा, कोई बोर्ड बनाया होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स हो सकता है बनाए हो, तो उसको एक्सेप्ट करने में जो हमारे पदधारी हैं वो क्यों झिझक रहे हैं, क्या कारण है। तो हमें सेकंड कीवर्ड भी मिल गया कि NSDC को एक्सेप्ट करने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो क्यों पीछे हट रहे हैं। ठीक है, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके, तो जहाँ पे भी NSDC आ जाएगा ना, तो वहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया। कि इसके इंटेंशन होता है मंशा। मंशा बोल रहे क्या मंशा थी कि हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने ये बनाया, क्या बनाया? नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया हमने बनाया, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया बनाने का। इन 2011 कब बना उन्होंने? 2011 में बनाया। तो बोल रहे हैं कि इसको बनाने का, NSDC को बनाने का पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या था। तो हमें दो आंसर्स, हमारे जहाँ पे भी हमें NSDC मिल जाएगा वहाँ पे हमारे दो आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये मिल जाएगा कि ऑफिशियल्स उसको मान क्यों नहीं रहे, उसको एक्सेप्ट करने में झिझक क्यों रहे हैं, और सेकंड आंसर हमें ये मिल जाएगा कि इसकी इंटेंशन क्या थी, किस पर्पस से बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई अनिल खन्ना forced to resign from the post of acting president of IOA। बोल रहे हैं कि अनिल खन्ना को क्यों मजबूर किया गया। फोर्स्ड मतलब मजबूर करना, किसके लिए? रिजाइन करने के लिए, उनसे उनका पद का इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया। कौन से पद के? फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, कौन से पद पे थे वो?
एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? देखो, एक तो होता है प्रेसिडेंट, है ना। अब जिस टाइम पे हम, हमारे देश में तो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है साथ में। अब एक कंट्री की बात कर लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है ना, मान लो अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया या प्रेसिडेंट ने मना कर दिया मैं नहीं कर सकता, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से प्रेसिडेंट नहीं है एट द मोमेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम करेंगे इसका प्रेसिडेंट का। वो क्या होंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। वो प्रेसिडेंट तो नहीं होंगे ना, वो है तो वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वो काम किसका कर रहे हैं? प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अब ये तो हो गई कि हमने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर रखा था। अब कई जगह होता है, कुछ कंपनीज में प्रेसिडेंट होता है, कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, चलो एचआर है, कोई छोटी कंपनी है उसमें सिर्फ एक एचआर है, ठीक है। अभी इस एचआर बंदे ने रिजाइन दे दिया, तो अब ये एचआर का काम कौन संभालेगा? कोई भी कंपनी में से, मतलब उसके पास एचआर के दूसरे जो बाकी पर्सन उनके पास एचआर की डिग्री नहीं है, लेकिन जब तक हम एक एचआर हायर करते हैं तब तक कोई ना कोई कंपनी के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय जिसको शायद एक्सपीरियंस हो काफ़ी साल का है, जिसको ये पता हो कि हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हो सकता है हमारा जो बॉस हो, ओनर हो, ठीक है, ओनर ऑफ कंपनी या कोई एम्प्लॉय हो, यही एक्ट करेंगे एज एन एचआर, यही काम करेंगे एचआर का। तो ये क्या होंगे? एक्टिंग एचआर होंगे, ये एचआर नहीं होंगे, ये एचआर नहीं है, ये एचआर का पद संभालने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये क्या होंगे? एक्टिंग एचआर होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि इनको हमने चुना नहीं था प्रेसिडेंट, अनिल खन्ना को चुना नहीं गया था प्रेसिडेंट, वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, तो उनको अपने एक्टिंग प्रेसिडेंट के पोस्ट से क्यों रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, out of the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word। बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो नीचे चार हमने ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं उनमें से वो फाइंड आउट करो वर्ड जो फिफ्थ डम वर्ड का बेस्ट मीनिंग हो। फिफ्थ डम क्या होता है? फिफ्थ डम होता है कि अपनी जागीर समझना, ठीक है। जैसे किसी की जागीर बोलते हैं ना कि तुमने इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या, तुम कैसे अंदर घुसे आए, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अगर कोई हमारे घर में से घुस जाएगा कोई भी, ठीक है, अनवांटेड पर्सन, तो बोलते हैं ना जागीर है, तुम्हारी जागीर है, तो वो होता है फिफ्थडम, मतलब होता है जागीर, ठीक है। तो फिफ्थडम से मिलता जुलता क्लोजेस्ट इनमें से कौन सा वर्ड है? अब आप देख रहे हो, आपको सिर्फ इसमें शायद डोमेन का मतलब पता होगा, फील्ड, कि किसी फील्ड का है, ये किसी डोमेन का है ना। इसके अलावा बाकी सारे वर्ड, जैसे अगर आपने वोकैब नहीं पढ़ी है, ये थोड़े अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मीनिंग पता तो ये पांचवा क्वेश्चन है, एक नंबर का पांचवा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 1 मार्क का होगा, इसको आप स्किप कर सकते हो, आप बाकी 4 मार्क्स तो अपने ले सकते हो ना, लेकिन आपको ये स्किप नहीं करना है। आपको बेस्ट तरीका है अपनी वोकैब इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। वोकैब इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ओके। आपको वोकैब के बहुत सारे डे टू डे में यूज होने वाले करंट, आपके जो एडिटोरियल्स में यूज होते हैं वर्ड्स, वही आपको वोकैब में आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाता है। उनका हिंदी मीनिंग, उनका इंग्लिश अदर वर्ड्स जो एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। तो आपका बहुत सारा पोर्शन इसका इंग्लिश ग्रामर का कवर हो जाएगा, ओके। चलते हैं पैसेज की तरफ। When स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेक न्यूज़, बोल रहे कि जब स्पोर्ट्स में के जो पदधारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? ऑफिस बेयरर्स। ऑफिस बेयरर्स कौन होते हैं? पदधारी। वो जब न्यूज़ में आते हैं, मेक न्यूज़ मतलब वो न्यूज़ बनाते नहीं है, वो न्यूज़ में आते हैं। इट इज़ ऑफन, तो वो ज़्यादातर, नॉट फॉर द राइट रीजंस, वो ज़्यादातर अच्छी वजहों से नहीं आते न्यूज़ में, ठीक है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ सुनेंगे और स्पोर्ट्स के कोई ऑफिशियल मतलब बड़े पदधारी जो होंगे उनके बारे में न्यूज़ आएगी। देखो, स्पोर्ट्स हम न्यूज़ सुनते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, राइट। हम स्पोर्ट्स न्यूज़ क्यों सुनते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। लेकिन अगर स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा कोई और न्यूज़ में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है, तभी उसके बारे में न्यूज़ आ रही है। वरना स्पोर्ट्स पर्सन तो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, वो तो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, मेन तो फ्रंट एंड पे तो हमें से स्पोर्ट्स प्लेयर दिखाई देते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी अगर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो न्यूज़ में आएंगे तो वो कभी भी अच्छी वजहों से नहीं होगा, वो ज़्यादातर अच्छी वजहों से नहीं आते न्यूज़ में। दीज पास्ट फ्यू मंथ्स, बोल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, इंडिया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव बीन इन न्यूज़
फार टू फ्रिक्वेंटली, बोल रहे हैं कि इंडिया के जितने भी अलग अलग, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे हॉकी हो, ठीक है, चाहे फुटबॉल हो, फुटबॉल का भी हमने रिसेंटली एक मॉक टेस्ट में भी किया था पैसेज, ठीक है, जिसमें फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन को फीफा ने बैन करने के लिए बोला था, वर्ल्ड कप के नहीं ऑर्गेनाइज कर दे पाएंगे, है ना, उसके लिए उनको बोल रहे थे। तो ये हमने पढ़ा था, अभी रिसेंटली पढ़ा है, कुछ ही आप पीछे प्लेलिस्ट में जाएंगे, कुछ वीडियोस में 3-4 वीडियोस पहले में ही होगा ये, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो भी न्यूज़ में आया था, तो अच्छी वजह से तो नहीं आया था। तो बोल रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हैव बीन इन न्यूज़ फार टू फ्रिक्वेंटली, कि वो बहुत बार न्यूज़ में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, बैडमिंटन हो, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, लेकिन जो उनके पदधारी है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। फार टू फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। रेयरली डज अ डे एंड बिफोर वन ऑफ देम इज पुल्ड अप बाय द कोर्ट, बोल रहे ऐसा कोई ही दिन खत्म होता है कि दिन खत्म होने से पहले उनमें से किसी को बुलाया ना जाए, पुल्ड अप मतलब डांट लगाई जाए, ठीक है। तो उनको किसके द्वारा डांट ना लगाई गई हो, कोर्ट द्वारा, ठीक है। बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर को कोर्ट के द्वारा डांट ना लगाई जाए, ओके। अनदर इज फोर्स्ड टू रिजाइन और येट अनदर टेक्स क्लेम टू अ पोस्ट, बोल रहे या फिर कोई किसी को किसी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर क्या होगा, और येट अनदर, या फिर क्या होगा कि कोई क्लेम करेगा कि ये पोजीशन जो है वो मेरी थी, ये पोस्ट के लिए मैं सूटेबल कैंडिडेट था, यानी कि क्या हुई, धांधली हुई है, अपने फेवरेट्स को इन्होंने पोस्ट दे दी और इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट मैं था, तो ये कोई क्लेम कर देगा, ओके। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस, तो अब जो एकदम ताज़ा तरीन मुद्दा सामने आया है, मसला जो हुआ है उसमें क्या हुआ है, द स्पोर्ट्स ऑफिशियल टू हिट द हेडलाइन हैज बीन अनिल खन्ना, बोल रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल, जो पदधारी स्पोर्ट्स का जो हेडलाइंस में आया है, न्यूज़ हेडलाइंस में आया है, वो कौन है, मिस्टर अनिल खन्ना, ठीक है। क्यों आया है न्यूज़ में, हु रिजाइंड ऑन वेडनेसडे एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, जिन्होंने बुधवार को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रोल से रिजाइन कर दिया। एक्टिंग प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया क्या होता है, कि वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता वो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, ठीक है, उसके डिसीजंस ले रहा है, लेकिन इसके डिसीजंस भी फाइनल नहीं होते कभी भी। आपको पता है एक्टिंग प्रेसिडेंट के डिसीजंस फाइनल नहीं होते, उसके पास स्टैंप नहीं होती, मोहर नहीं होती, कुछ नहीं होता है ना, उसके डिसीजन फाइनल नहीं होते, वो ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं होता, ओके। वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट है कि हाँ वो रिपोर्ट करके रखेगा, फिर आगे जो भी बोर्ड है उसके पास लेके जाएगा, उनको बताएगा, फिर वो कुछ फैसला लेंगे, वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट नहीं है। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, ठीक है। क्यों किया, ऑफ इंडियन, किसके पद से, ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो किस में थे एक्टिंग प्रेसिडेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। ही हैड एज्यूम्ड चार्ज, एज्यूम्ड मतलब एक्सेप्टेड, तो ही हैड एज्यूम्ड, उन्होंने चार्ज लिया था, एक्सेप्ट किया था, आफ्टर नरेंद्र बत्रा वॉज फोर्स्ड टू क्विट इन जुलाई। कब उन्होंने लिया था अब चार्ज, जब नरेंद्र बत्रा जो थे, जो पहले इसके आईओए के जो एक्चुअल में प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन किया था, कब, जुलाई में उन्होंने अपना पद त्याग दिया, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, हैज़ मेड इट क्लियर, उसने ये साफ कर दिया है, दैट इट वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्टिव इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ आईओए, कि वो ऐसे किसी भी एक्टिंग या इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि जो ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं है पर उनके लिए काम कर रहा है, मतलब उनका पद संभाला हुआ है, अभी वो अपॉइंटेड नहीं है पर वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, मतलब उनको वो मान्यता नहीं देगी। मतलब अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है कोई भी फैसला लेगा, ठीक है, तो उसको ये मान्यता नहीं देगी। इसके अलावा अगर कोई मीटिंग होती है जिसमें सभी देशों के प्रेसिडेंट्स आते हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट वहाँ पे मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि आईओसी ने मना कर दिया कि हम इसको मान्यता ही नहीं दे रहे, तो वो उसको मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देंगे, ठीक है। द आईओसी इज नॉट प्लीज्ड, मतलब वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, दैट द लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शन ऑफ आईओए, कि जो अभी तक के बड़े लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं जो आईओए के इलेक्शंस, हैव नॉट बीन हेल्ड, कि वो अभी तक भी नहीं हुए, पहले ही बड़े लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं और अभी भी नहीं हुए आगे भी, तो इस बात से वो खुश नहीं है। एंड हैज़
और एंड हैज़ इवन थ्रेटन्ड इंडिया विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और बोल रहे हैं कि उनने इंडिया को धमकी भी दी है कि उनको बहुत ही सीरियस गंभीर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने ये भी धमकी दी है। IOC could ban India if the elections are not held by December। उन्होंने कहा कि IOC जो है वो इंडिया को बैन कर सकता है अगर हमारे इलेक्शंस नहीं हुए दिसंबर तक। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर इलेक्शंस नहीं होंगे और इंडिया को बैन कर दिया जाएगा, तो जिन स्पोर्ट्स के लिए इंडिया खेलना चाह रहा है, चाहे ओलंपिक्स वगैरह, उनमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, है ना। बैन का मतलब तो ये होता है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। पार्टिसिपेट आप बोलोगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो क्या, देखो ये क्या होता है अपने देश का ना, अगर आपने देखा होगा कि कभी हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप में हार जाते हैं कितना दुख होता है, हमें तो दुख होता ही होता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स की, इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल पे गिरती है। ठीक है, और अगर हमने वहीं अच्छा परफॉर्म कर दिया, हम वर्ल्ड कप जीत गए, तो वाह वाह, एक तो हम लोगों को वैसे ही संतुष्टि, बहुत खुशी मिलती है। दूसरी चीज़, फॉरेन लैंड के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज में हमारा एक इम्प्रेशन होता है, एक नाम होता है। लोग क्यों जानते हैं ज़्यादा? स्पोर्ट्स की वजह से। जो आम जनता है, जो जिसको मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं है बिजनेस वगैरह से, कि हाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे, कहीं पे, इनके अंदर इंट्रीम में क्या चल रहा है ना, उनको ज़्यादा खुशी किस चीज़ को, वो किस चीज़ को से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं दुनिया से? स्पोर्ट्स से। ठीक है, और स्पोर्ट्स में अगर अच्छा कोई परफॉर्म करे तो दुनिया उनको जानेगी। ओके, ओनली अ मंथ अगो, सिर्फ एक महीने पहले की बात है, द गोकुलम केरला फुटबॉल टीम फाउंड आउट व्हाट हैपन्स, कि गोकुलम केरला फुटबॉल टीम को ये पता चला व्हाट हैपन्स व्हेन सच अ बैन इज इन्फोर्स्ड, कि अगर ऐसा बैन लगाया जाए, इन्फोर्स्ड मतलब लगाना, ठीक है, अगर ऐसा बैन आपके ऊपर लगाया जाए तो क्या होता है। किसको पता चला? गोकुलम केरला फुटबॉल टीम को ये पता चला एक महीना पहले। ओके, कैसे पता चला? द प्लेयर्स हैड टू रिटर्न फ्रॉम उज्बेकिस्तान, वेयर प्लेयर्स को, जो इस टीम के जो प्लेयर्स थे, यानी कि ये जो पूरी की पूरी टीम थी, इसको वापस आना पड़ा। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। वेयर दे हैड गॉन टू टेक पार्ट, जहाँ पे वो किस में पार्टिसिपेट करने गए थे, किस में पार्ट लेने गए थे? इन AFC विमेंस कप चैंपियनशिप। AFC विमेंस कप चैंपियनशिप होगी, क्लब चैंपियनशिप होगी कोई, ठीक है, उसमें ये पार्टिसिपेट करने गए थे, लेकिन पूरी की पूरी टीम को वापस आना पड़ा। That was because the World Football Governing Body FIFA had banned। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि जो वर्ल्ड की जो फुटबॉल को गवर्न करने वाली बॉडी है, कौन सी है? फीफा। ठीक है, उसने हैड बैंड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया था। इस वजह से उनने उसको वापस भेज दिया गोकुलम, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, तो वहाँ पे उनका रुकने का मतलब ही कोई नहीं बनता था, एंजॉयमेंट करने, कोई टूर करने थोड़ी गए थे, है ना, तो उनको वापस भेज दिया। अब देखो कितनी शर्म की बात है किसी देश के लिए कि आप एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए हो और आपके प्लेयर्स अपने देश में अच्छा परफॉर्म करके, कितनी सारी टीम्स के बीच में से अच्छा खेल के निकल के गए होंगे, राइट, है ना, फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए हैं, फिर वहाँ पे जाके कुछ दिन रुकने के बाद बाकी देशों की टीम्स मैच खेल रही हैं, आपके मैच से पहले हो सकता है एक आधा मैच आपने खेल भी लिया हो, फिर आपको अचानक से किस दिन खबर आ रही है कि अरे बाबा रे, हमारे देश की तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो बैन कर दिया, अब तो हम खेल ही नहीं सकते। और अब उठाओ मुंह उठा के, हो सकता है कि हमारे वहाँ पे चांसेस हो कि हम जीत भी जाते, है ना, जीत भी सकते थे, तो फिर भी हमें क्या हो गया, मुंह उठा के वापस आना पड़ गया। ओके, तो ये वर्ल्ड लेवल पे हमारी बेइज्जती वाली बात है। द बैन हैज सिंस बीन लिफ्टेड एंड द AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हैज कंडक्टेड इट्स इलेक्शंस। बोल रहे हैं कि बैन हटा दिया गया है, अब उसके बाद तो बैन हटा दिया गया है, और जो AIFF है, क्यों, उसने अपने इलेक्शंस भी करवा दिए। अब देखो, अभी हम बात करें IOA की, ठीक है, AIFF का भी यही मसला था कि उनके भी इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, इसी वजह से उनको फीफा ने बैन कर दिया। अब हम लोग अपने देश में चाहे वो ढीला सा रवैया, सरकारी बाबू वाला जी वाला रवैया अपना सकते हैं, लेकिन बाहर के देशों में इस चीज़ों की बहुत अहमियत है कि टाइम से चीज़ें हों, टाइम से काम हो, ठीक है। बट there are other sports such as hockey and table tennis that continue to be run by the court appointed committees of administrators। बोल रहे हैं
कि लेकिन ऐसी और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी या टेबल टेनिस हैं जिनमें अभी भी कोर्ट अपॉइंटेड यानी कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई कमिटीज चल रही हैं। यानी कि कोर्ट ने, अब जैसे होता है ना कई बार कि दो जने लड़ पड़े, मसला गया सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तुम दोनों हटो, मैं अपना ही बंदा बिठा रहा हूँ यहाँ पे, तुम दोनों पद के लड़ रहे हो, ये बोल रहा है मैं प्रेसिडेंट, ये बोल रहा है मैं प्रेसिडेंट, ए बोल रहा है मैं प्रेसिडेंट, बी बोल रहा है मैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम दोनों हट जाओ, मैं अपने सी डी ई को बिठाऊंगा और ये एक्ट करेंगे, ये तुम्हारे पदधारी होंगे, सी प्रेसिडेंट होगा, डी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, जो ई है वो आगे और कुछ संभालेगा, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनको संभालेगा, और कोई पोजीशन होगी तो उसको, तो ये टीम रहेगी मेरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो ये है कि कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज चल रही हैं वहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनके अपने इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। द मेन रीजन बिहाइंड द मेसी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया स्पोर्ट्स, कि बोले जो असल मसला है, जो असल रीजन है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी बुरी हालत है, मेसी मतलब इतना उथल पुथल, इतनी एकदम खिचड़ी बनी हुई है, वो क्यों बनी हुई है एट द मोमेंट। अब क्या इस वक्त की क्या सच्चाई है, इज द रिलक्टेंस ऑफ द ऑफिशियल, रिलक्टेंस होता है मतलब स्वीकार ना करना, ठीक है, हिचकना, मना करना, अनिच्छा, ओके, किसकी अनिच्छा, ऑफिशियल्स की यानी कि पदधारी की, अक्रॉस स्पोर्ट्स बॉडीज यानी कि सभी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके जो बॉडीज हैं, मतलब गवर्निंग बॉडीज में, टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया। ये देखो आ गया NSDC, कि वो किसको नहीं मान रहे, वो किसको मानने की अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2011, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था 2011 में, ठीक है। इट्स इंटेंशन वॉज नोबल, जो हमने ये बनाया था नेशनल NSDC, इसकी जो मंशा थी, इंटेंशन मतलब मंशा, वो बहुत नेक थी, इसको बनाने की मंशा बहुत नेक थी। क्या थी, बाय पुटिंग अ लिमिट टू द टेन्योर एंड एज, बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लिमिट लगा दी थी टेन्योर में, कि कोई भी पदधारी वो कितने साल के लिए, मैक्सिमम कितने साल के लिए उस पद पर रह सकता है उसके ऊपर, एंड द एज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, और वो कितनी उम्र का होना चाहिए या कितनी उम्र तक हो सकता है, ठीक है। आपको पता है हम गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं तो हमारे ऊपर भी एज लिमिट होती है ना, कि जैसे कि एग्ज़ाम देने की लिमिट होती है कि 26-27 साल तक, 28 साल तक, और कोई और जैसे UPSC वगैरह हैं उनमें 30-32 साल तक, और बाकी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के आधार पे, है ना, एज लिमिट होती है। उसके बाद जो हम पोस्ट पे जिस हमने पद पे गए थे, आगे आगे प्रमोशन होता रहता है, फिर रिटायरमेंट की एक एज होती है कि 60 से ज़्यादा उम्र तक हम इसको नहीं कर सकते, 60 पे हमने रिटायर होना है ना। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने उसका टेन्योर भी फिक्स कर दिया और उसकी एज भी फिक्स कर दी कि किस किस पद पर किस किस एज तक के बंदे होने चाहिए, ठीक है। इट हैड द पोटेंशियल टू स्टॉप स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो ये करने से क्या होना था, इसमें इतनी ताकत थी कि स्पोर्ट्स फेडरेशन को फ्रॉम रिपेयरिंग एज पर्सनल फिफ्डम्स ऑफ फ्यू, कि वो स्पोर्ट्स फेडरेशंस को बचा लेता कि वो किसी एक की जागीर या कुछ की जागीर बन के न रह जाती, जिनमें से ज़्यादातर क्या है, मैनी ऑफ देम पॉलिटिशियंस, जिनमें से ज़्यादातर क्या है, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। At a time when Indian sport is showing more promise than it ever did, ऐसे समय में जब इंडिया में जो स्पोर्ट्स की हालत है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कंडीशन में है, स्पोर्ट्स पर्सन जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी भी परफॉर्म नहीं करा, ठीक है, इतनी अच्छी कभी भी नहीं थी पहले से, ठीक है। हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स की हालत है वो इतनी सुधरी हुई है, इतनी अच्छी है, इतनी प्रॉमिसिंग है, मतलब इतनी उम्मीद जताने वाली है कि हमें उम्मीद है अपने स्पोर्ट्स पर्सन से कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स ला के दे सकते हैं, ठीक है, जो कि पहले कभी नहीं थी। द टोक्यो ओलंपिक्स, the Birmingham Commonwealth Games, the Thomas Cup and the Chess Olympiad have shown that the country has more to offer than just cricket। बोल रहे हैं कि जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जो थॉमस कप हुआ और चेस ओलंपियाड हुआ, उसने हमें दर्शाया है, उसने हमें क्लियर दिखाया है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है,
सिर्फ क्रिकेट नहीं है जिसमें, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं जाना जा सकता, हम लोग और चीज़ों के लिए भी जाने जा सकते हैं, चाहे वो चेस हो, चाहे ओलंपिक्स हो, है ना। हर चीज़ में हम हर फील्ड में आगे कर सकते हैं, और हमारे पास टैलेंट है, हमारे देश में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, बोल रहे हैं कि जो पदधारी हैं वो ज़रूरत है कि टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाए ताकि इफेक्टिव काम हो, अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि आप इफेक्टिवली काम कर सकें। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि पदधारियों को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है इफेक्टिवली काम करने के लिए। ठीक है, द इनक्यूबेंट्स शुड ग्रेसफुली मेक वे फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो अभी के जो पदधारी हैं, ठीक है, सपोज करो इस वक्त पे अगर कोई 60 साल का है प्रेसिडेंट, तो वो 60 के बाद रिटायर ही होने वाला है, तो उसको होना चाहिए कि मैं नए टैलेंट को मौका दूं। उसको ये नहीं होना चाहिए नहीं जी मैं नहीं अपनी कुर्सी छोड़ने वाला हूँ, चाहे मैं 70 का हो जाऊँ मैं यहीं बैठा रहूँगा, नहीं, ये नहीं। उसको होना चाहिए कि अगर कोई 45 ईयर्स का बंदा है जो मुझे लग रहा है कि अच्छा आगे इम्प्रूवमेंट, इसके विजन बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत क्रिएटिव थॉट्स हैं, ठीक है, ये हमारी टीम के लिए कुछ अच्छा सोच सकता है, इसके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों को मौका देने देने दें। ठीक है, इन मेक वे मतलब उनके लिए रास्ता बनाया जाए, मेक वे मतलब उनके लिए रास्ता बनाया जाए फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स, नए पदधारियों के लिए, विद फ्रेश है, जिनके पास क्या होंगे, फ्रेश आइडियाज होंगे, एंड ऑल्सो अलाउ मोर फॉर, और ये भी उनको करना, जो इनके अभी के जो पदधारी उनको ये भी करना चाहिए कि जो फॉर्मर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी जगह दी जाए, कि उनको भी परमिशन मिले, उनको भी इन पदधारियों के बीच में जगह मिले। क्योंकि देखो ऊपर बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें ग्राउंड की रियलिटी ही नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब हॉकी में होता है कि एक तो घास का मैदान होता है, एक एस्ट्रोटर्फ कुछ होता है, ठीक है, उसमें नकली घास होती है ना, फुटबॉल में भी होता है, तो वो चल रहा है। अगर इन लोगों ने कभी खेला ही नहीं, इनको क्या पता चलेगा कि घास में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो जिसने खेला है अगर उसको यहाँ पे जगह मिलेगी तो वो अपना पॉइंट भी रख सकता है ना कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो उनको भी पदधारियों में जगह मिलनी चाहिए, उनको भी ऑफिस बेरर बनाना चाहिए। ठीक है, अब हमारे कितने क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इंडिया को बैन करने के अगर आईओसी द्वारा अगर इलेक्शंस नहीं होते, क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ना किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट, अगर उसको बैन कर दिया तो। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा तो हमारे एथलीट्स क्या वहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर किसी ने हमें बैन ही कर दिया तो वो हमें फंड्स देगा, नहीं देगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, इंडिया वुड नो लॉन्गर रिसीव फंड्स फ्रॉम आईओसी, सही है, अगर हमें बैन कर दिया तो आईओसी हमें फंड नहीं देगा। अदर स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड टेबल टेनिस आर लाइकली टू फील द पिंच, बोल रहे हैं कि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी या टेबल्स, लाइकली टू फील द पिंच का मतलब होता है कि इनको क्या होगा, दुख होगा, इनको मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जब उनने हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ही बैन कर दिया, तो ये दोनों स्पोर्ट्स भी इसके अंडर में ही आएंगे, तो ये दोनों स्पोर्ट्स भी बैंड होंगे, तो ये अलग से हार्डशिप क्या फेस करेंगे, सभी स्पोर्ट्स फेस करेंगे हार्डशिप्स, तो है ना। तो ये सही नहीं है। इंडियन एथलीट्स वुड नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन विंस, बोल रहे इंडियन एथलीट्स जो हैं वो हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे दूसरे खेलों में, इंक्लूडिंग ओलंपिक गेम्स में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सही है। तो इसका ऑप्शन सी, 1 एंड 2, हमारा ऑप्शन 1 एंड 3, ठीक है, और 1 एंड 3 आ रहा है सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Why the officials are reluctant, मैंने आपको बताया क्या होता है, हिचक रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया बनाया गया था उसको एक्सेप्ट करने से क्यों मना कर रहे हैं ऑफिशियल्स, क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक टेन्योर और एज में लिमिट लगा दी थी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, और जाहिर सी बात है अगर मेरे को अच्छा खासा पैसा वहाँ से आ रहा है, मैं नहीं हटना चाहती किसी पद से, है ना, because many of them officials are politicians and do not want any interference in the system, बोल रहे हैं कि उनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिशियंस हैं
और वो अपने सिस्टम के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। ये है, लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि उनकी उम्र के ऊपर सीमा लगा दी। तो उनको था ना उम्र का सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, उनको ये चाहिए था। ठीक है, बिकॉज ऑफ पुटिंग अ लिमिट टू द टेन्योर एंड एज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, हमने पढ़ा है इसमें कि उन्होंने एज और उसमें टेन्योर में लिमिट लगा दी थी। बिकॉज द ऑफिशियल्स डू नॉट वांट टू इंडल्ज फॉर्मर इंटरनेशनल, बोल रहे हैं कि वो फॉर्मर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को की एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे नहीं रखना चाहते। ये कोई आंसर्स नहीं है, हो सकता है उन्होंने सोचा ही ना हो इस बारे में, है ना, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन का स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो बहुत शातिर बंदा होगा, तेज बंदा होगा, है ना, एक्टिव होगा, तो वो तो होगा डेफिनेटली। आप अदर स्पोर्ट्स में भी देखेंगे तो है कई स्पोर्ट्स पर्सन है पोजिशंस में, है ना, ऑफिस बेयरर्स में। Because officials believe that sports federation would no longer be their personal fiefdom। वो बोल रहे हैं कि ऑफिशियल्स ये समझ रहे हैं, वो ये मानते हैं कि अगर ये लागू हो गया तो वो हमारी जागीर नहीं रह जाएगी। नहीं, वो तो नहीं सोचते होंगे ना ये जागीर, ये तो हम लोग सोचते हैं ना कि तुमने अपनी जागीर समझ रखी है। वो थोड़ी सोचते हैं कि मैंने अपनी जागीर समझ रखी है, वो तो ये सोचते हैं कि मैं भला कर रहा हूँ उनका भी, लेकिन पहले अपना भला कर रहा हूँ, उसके बाद उनका भला देखूंगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी कि उनके टेन्योर और एज के ऊपर लिमिट लगा दी थी, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या मंशा थी? क्या मंशा थी उसको इनके ऊपर लगाने के लिए कि कोई अपने जागीर ना समझे। यहाँ पर आएगा वो चीज़ कि कोई भी अपनी जागीर ना समझे, है ना। तो क्या मंशा थी कि कोई भी इसको अपनी पर्सनल जागीर ना समझे। टू इंडक्ट फॉर्मर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, कि बोल रहे हैं कि पुराने जो खिलाड़ी थे इंटरनेशनल लेवल के, उनको की एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर बिठाना, पॉलिटिशियन से अलग होकर, मतलब कोई पॉलिटिशियंस है वो कि उस पे बैठे हो, तो उसके अलावा इन लोगों को भी पद पे बिठाना, ये मंशा नहीं थी। ये एक कॉन्सिक्वेंस है कि ये हो सकता है और होना चाहिए, है ना, हो भी सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन मंशा ये नहीं थी। मंशा तो ये थी कि किसी के अकेले की जागीर ना रह जाए। टू मेक स्पोर्ट फेडरेशन मोर रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट सो एज टू आउटशाइन क्रिकेट। बोल रहे हैं कि इनको स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ताकि वो क्रिकेट को पछाड़ दें। ये कोई मंशा नहीं थी। हाँ, हम क्रिकेट की तरह शाइन करना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट को पछाड़ना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्रिकेट का एक अपना इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट, और हर एक स्पोर्ट का होना चाहिए अपना, है ना, कि ये भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूँ, तुम्हें काट के मैं आगे बढ़ूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, to stop sports federation from remaining as the personal fiefdoms of a few। बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन को कुछ लोगों की जागीर बनने से रोकने के लिए, यही है ऑप्शन सी आंसर है हमारा। टू रिसीव, कि आईओसी से हमें फंड्स मिलते रहे इसलिए हमने ये लगा दिया था। अरे नहीं भाई, आईओसी से तो फंड्स पहले भी मिल रहे थे, ये आंसर नहीं है। बोल रहे हैं वाई अनिल खन्ना फोर्स टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। बोल रहे हैं कि अनिल खन्ना को क्यों फोर्स किया गया अपने एक्टिंग प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन करने के लिए, क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उनको मान्यता नहीं देंगे। किसने बोला? आईओसी ने बोला ये चीज़, है ना। तो कहाँ है आईओसी? बिकॉज द टेन्योर हैज़ बिन, कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था? नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट मिस्टर खन्ना होल्ड द पोस्ट विदाउट, कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि मिस्टर खन्ना जो है वो बिना ऑथराइजेशन के ये पद को संभाल रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। बिकॉज नरेंद्र बत्रा डीम्ड फिट टू बी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ आईओए इंस्टेड। बोल रहे हैं नरेंद्र बत्रा जो हैं उनको फिट समझा जा रहा है, मतलब वो सही उम्मीदवार जो समझे जा रहे हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के आईओए के। अरे नरेंद्र बत्रा तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो रिजाइन करा अपनी पोस्ट से, तब अनिल खन्ना आए हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। बिकॉज आईओसी वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्टिव इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ आईओए, यही आंसर है कि वो किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एक्टिंग या इंटरिम प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये आ गया भाई तगड़ा वाला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives
चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बोल रहे फिफ्थडम का जो सबसे अच्छा मीनिंग होगा इनमें से वो बताओ। ठीक है, अब डोमेन का हमें पता है फील्ड है, फिफ्थडम का मैंने आपको बताया जागीर मतलब होता है। ठीक है, टेमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन। ठीक है, होता है ना कि हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये तो मैं चुटकी में कर दूंगा एकदम, और भागा दौड़ी करना, जल्दबाजी करना। तो टेमेट्री का मतलब, मैरिटी का मतलब होता है, टेमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन। ठीक है, उतावलापन। अगर मेरे स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मात्राओं की गलती होती है। ठीक है, मेल्फिसेंस का मतलब होता है दुराचार। ठीक है, दुर्व्यवहार, दुराचार, गलत काम करना। ठीक है, आपका आचरण गलत होना, दुराचार। तो ये भी नहीं है। एकॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अब किसको एड्रेस कर रही हूँ, मैं आप बच्चों को, हम जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको एड्रेस कर रही हूँ। तो मैं जो मैं जिसको एड्रेस कर रही हूँ ना, कि किसी को एड्रेस करना, किसी के लिए बात करना, किसी को बोलना, वो होता है एकॉस्ट। हिंदी में बोले तो संभाषण करना। ठीक है, संभाषण करना। तो अब इसमें से ऑप्शन क्या हुआ, जागीर, फील्ड सेम है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, एंड्रॉयड फ्रेंडली ऐप है, तो आप वहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ईडियम्स एंड फ्रेजेस में मास्टर करना चाहते हैं, अपना हाथ अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे शॉर्ट्स भी पब्लिश हो रहे हैं जिसमें आपको अच्छे से एक एक ईडियम और फ्रेजेस को समझाया जा रहा है। ठीक है, डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे भी ज़रूर हमें देखें, समझें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सबके लाइक्स करने से, शेयर करने से हम लोग टेलीग्राम चैनल की हमारी रीच 87K तक पहुंच चुकी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।